दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, ये लगभग प्रारंभ होता है आधुनिक भारत का इतिहास हमारा 15वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, लगभग 15वीं शताब्दी, है ना दोस्तों। तो ये 15वीं शताब्दी कब शुरू होती है? तो मुख्य रूप से जब दोस्तों हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तब से लगाकर, तो दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों का किस प्रकार आगमन हुआ और किस प्रकार से उनका प्रशासन शुरू हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एक यूरोप है। एक वर्ल्ड का मैप मैं आपको समझा देता हूँ। ये यूरोप है ना दोस्तों, ये यूरोप। और यहाँ पर मान लेते हैं ये है हमारा, ये इतना सा बड़ा है ना, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर मान लेते हैं ये है अफ्रीका। ये है अफ्रीका हमारा। और यहाँ पर मान लेते हैं अंटार्कटिका। ये है हमारा अंटार्कटिका। ये पूरा दोस्तों समुद्र है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं सपोज ये है हमारा एशिया, जहाँ पर हम रहते हैं एशिया। और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये है हमारे 7 महाद्वीप। दोस्तों पूरा जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है ना, तो वो मुख्य रूप से 7 महाद्वीप के अंदर बटा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों अब इस पूरी दुनिया के अंदर हम कौन से द्वीप में रहते हैं? तो हम रहते हैं एशिया महाद्वीप, है ना दोस्तों। हमारा भारत इस क्षेत्र में स्थित है। अब हम शुरू करते हैं कि ये यूरोप यहाँ पर है और इस यूरोप से भारत मतलब एशिया में व्यापारिक कंपनियां कैसे आई व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों ये कंपनियां क्यों आएगी व्यापार करने के लिए? इनको क्या ऐसा लगा कि ये व्यापार करने भारत में आए? तो दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है कि यूरोपीय जो कंपनी थी या यूरोप के अंदर जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, यहाँ पर यूरोपीय द्वीप के अंदर, इस महाद्वीप के यहाँ पर क्या छोटी छोटी कंट्रीज है, बहुत सारे देश हैं। लेकिन इस देश के नए लेखक पैदा हुए, उन्होंने नई नई बातों को लिखना शुरू किया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि औद्योगिक विकास हुआ, है ना, तकनीकी विकास हुआ। इन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली। तो दोस्तों जब ये फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे तो उनको फैक्ट्रियों को क्या करेंगे? तो उनको व्यापार करने के लिए किसी न किसी बाजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इनको मुख्य रूप से उस बाजार को तलाशने के लिए ये इन्होंने लोगों को बाहर भेजा रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि व्यापार करेंगे तो ये तो छोटे छोटे एरिया है, यहाँ पर व्यापार करेंगे कितना क्या कमा लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 देश थे, एक तो था स्पेन और एक पुर्तगाल। दोस्तों इन दोनों देशों ने मिलकर क्या करा कि ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम नया बाजार तलाशें। तो दोस्तों ये जो सारा एरिया है ना बीच वाला, ये सारा पानी है, सारा समुद्र है ना दोस्तों। और ये जो बना रखे ना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये क्या है? लैंड एरिया है ना। और इनके बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है वो सारा क्या है? समुद्र। तो दोस्तों इस यूरोपीय जो लोग थे उनको क्या है, एक बाजार को तलाशने के लिए समुद्री मार्ग को ढूंढना था। तो दोस्तों स्पेन ने क्या करा कि 1492 में, कब? 1492 में एक कोलंबस नामक प्रसिद्ध नाविक को भेजा। इनने पैसे लगाए, क्योंकि दोस्तों यात्रा करने के लिए बहुत सारे पैसों का खर्च करना पड़ता था।
तो एक खर्च का बीड़ा कौन उठाए, ये जिम्मेदारी कौन ले, क्योंकि फालतू में तो कोई पैसा अपना लगाना नहीं चाहेगा। और फिर इन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है तो हमको पैसे खर्च करना पड़ेगा, तो इन्होंने अपने विकास के लिए कुछ पैसे लगाए और नाविक को रास्ता खोजने के लिए भेजा। तो स्पेन ने क्या करा, एक कोलंबस नामक प्रसिद्ध नाविक को भेजा भारत खोजने के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ से चला यूरोप से, तो यहाँ से चलते 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 ये सीधे पहुँच गया यहाँ, ये पहुँच गया सीधे उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ पर आकर इसको लगा कि मैंने भारत को खोज लिया, लेकिन ये भारत नहीं था, ये क्या था, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों मुख्य रूप से क्या हुआ, इसी कारण से जो तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ जो लोग रहते हैं इनको हम बोलते हैं रेड इंडियन। क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। तटवर्ती किनारों पे रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोलंबस नामक जो प्रसिद्ध नाविक आया था भारत की खोज के लिए, तो वो यहाँ पर पहुंचा और इसको क्या लगा कि मैंने भारत को खोज लिया। तो इसने तो कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की। फिर क्या करा कि पुर्तगाल ने इससे काफी समय पहले एक व्यक्ति को भेज दिया था, वो था, उसका नाम था, प्रसिद्ध नाविक था वो भी दोस्तों, वो था अपना बार्थोलोमिडियास। कौन था, बार्थोलोमिडियास। तो वो यहाँ से चला यूरोप से, तो वो यहाँ से चला, तो ऐसे करते 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 यहाँ पर आ गया अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में आ गया। ये कौन आया था, ये आया था 1487 में। ये कब आया था, 1487 में बार्थो, यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, 1487 में कौन आया था, बार्थो लोमियो डाइस। दोस्तों ये जो प्रसिद्ध नाविक था ये 1487 में आया, यहां से चला, तो ये 1487 में आया, खोज करते करते, भारत की खोज करते करते आ गया दक्षिणी अफ्रीका में। और दोस्तों ये आया था 1487 में, अब ये यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से पहुँचने के बाद में इसने आगे जाने का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास क्यों नहीं किया, इसने सोचा कि बहुत चले हम, और चलते चलते पूरा समुद्र में चलाते, नाव को चलाते चलाते आए तो कुछ नहीं मिला, सब दूर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तो इसने फिर से वापसी का रास्ता पकड़ लिया, फिर से यहाँ पर आ गया। फिर दोस्तों अगली बार क्या हुआ, पुर्तगाल ने फिर पैसे लगाए और अगले व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति क्या था, वो सीधा इसका ये जो आया था, जो बार्थोलोमिडियस आया था ना, वो इस जगह पर पहुंचा। इस जगह का नाम था आशा अंतरिम, आशा अंतरिम। वो यहाँ पर पहुंचा आशा अंतरिम जगह पर, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद में पुर्तगाल ने अगले व्यक्ति को भेजा, तो अगले व्यक्ति को भेजा तो उसने क्या करा कि इस बार्थोलोमिडियास का जो मार्ग था, इसी मार्ग को पकड़ा, और वो आते आते वो यहाँ पर आ गया आशा अंतरिम में। और यहाँ पर आने के बाद में वो फिर आगे बढ़ा, यहाँ से आने के बाद में फिर आगे बढ़ा, तो यहाँ पर पहुँच गया दक्षिण एशिया में, यहाँ पर पहुँच गया दक्षिण एशिया में। अब यहाँ पर कब पहुँचा वो पहुँचा 1498 में। कब पहुँचा, 1498 में, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर अभी वो भारत नहीं पहुँचा है, यहाँ पर एक गुजराती व्यक्ति से वो मिला, और गुजराती व्यक्ति से मिला तो उस गुजराती व्यक्ति ने इसकी मदद करी और इसको पहुंचा दिया भारत। ये जो 1498 में 1498 में जो पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था, इसका नाम था वास्को डिगामा। क्या था, वास्को डिगामा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं, सॉरी, वास्को डिगामा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने 1498 में। दोस्तों भारत मुख्य रूप से एग्जिस्टेंस में था, भारत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको खोजा जा सकता है। मुख्य रूप से भाषा गलत है, कहने का तरीका गलत है। मुख्य रूप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, तो वो है वास्को डिगामा। किसने की थी, वास्को डिगामा ने। और कब की थी, तो 1498
1908 में। ओके दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग 3 में भी आ सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजेबल है। दोस्तों अब आगे समझते हैं। ये मान लेते हैं एक रफ मैप ही हमारा है भारत का दक्षिणी हिस्सा। कौन सा है? दक्षिणी हिस्सा, जहाँ पर यूरोपीय कंपनियां आई थी। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो यूरोपीय कंपनी आई थी ना, तो वो कहाँ पर पहुंची थी? तो दोस्तों 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा 1498 में आया था, तो कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट। तो दोस्तों कालीकट में एक राजा था, राजा जमोरियन, ये आया था वास्को डिगामा। इसका नाम था वास्को डिगामा। ये आया था 1498 में और ये पहुंचा कालीकट में। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट में। और दोस्तों कालीकट में एक राजा था, राजा जमोरियन। कौन था? राजा जमोरियन। राजा जमोरियन, इसने वास्को डिगामा का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया। दोस्तों ये कालीकट में आया और कालीकट में आने के बाद में जब इसने एक बार व्यापार किया, मतलब यात्रा, एक बार यात्रा की, उस यात्रा के बदले जब यहाँ से माल लेकर गया, ये कच्चा माल, काली मिर्च और मसाला, तो इसको एक यात्रा पर कितना फायदा हुआ? लगभग 60 गुना। कितना फायदा हुआ? 60 गुना फायदा हुआ इसको, वास्को डिगामा का। तो दोस्तों इसको लालच लग गया, क्योंकि इतना पैसा है इंडिया में, इतना पैसा है कि भारत सोने की चिड़िया है। खैर इनको सोने की चिड़िया से, सोने से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल इनको क्या करना है? व्यापार करना है। दोस्तों इसको जब 60 गुना फायदा हुआ, तो अगली बार फिर इनका एक पूरा समूह आया, पूरा ग्रुप आया भारत में व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों पूरा जो समूह आया था वो था 13 जहाज के बेड़े के साथ में 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में आया था, 1500 ईस्वी में आया था पेड्रो अल्वरेज कैब्रल। पेड्रो अल्वरेज कैब्रल, ये पूरा एक ही नाम है, यहां से लगाकर यहां तक। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल 15 जहाज के साथ में पहुंचा, 15 जहाजों के साथ में पहुंचा। तो कहां पर पहुंचा दोस्तों? ये यहाँ पर आया, और मतलब पहले तो वास्को डिगामा आ चुका था, उसकी पहचान हो चुकी थी। उसके बाद में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल 15 जहाज के बेड़े के साथ में आया, और फिर उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर कोचीन में, ये यहाँ पर है कोचीन, ये कोचीन पड़ता है केरल में। आज केरल के अंदर ये स्थित है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोचीन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? व्यापारिक कोठी स्थापित की। दोस्तों हमारे भारतीय लोग, इंडियन लोग बहुत ही सरल थे। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था उसको जल्दी से पनाह दे देते थे। तो दोस्तों इनको यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी। फिर क्या होता है दोस्तों कि इनको तो ये है कि फायदा करना था, केवल कुल मिलाकर लाभ और प्रॉफिट ही कमाना था। जब इनको 60 गुना फायदा हुआ पहली बार में, तो अगली बार में ये 15 जहाज को लेकर आ गए। तो अब 15 जहाज का अगर 60 गुना इनको फायदा होता है तो कितना होगा? आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा लाभ ये कमा सकते हैं। 1503 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर एक किले का निर्माण कर लिया। दोस्तों 1503 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने कोचीन में एक किले का निर्माण कर लिया, है ना दोस्तों। अब कितनी जल्दी तरक्की कर ली इन्होंने। ये लगभग आए थे हमारे 1498 में, 1500 के लगभग आए थे। 1500 में 13 जहाज के बेड़े के साथ में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल भारत आया, और 3 साल के अंतराल में यहाँ पर कोचीन में इन्होंने क्या किया? अपने किले का निर्माण कर लिया। तो कितनी जल्दी तरक्की कर ली दोस्तों इन्होंने। फिर क्या होता है कि मैं आपको बड़े बड़े 3 नाम बताने वाला हूँ, जो इस व्यापारिक कंपनी जो है पुर्तगाल के लिए बहुत ही बेस्ट का काम करेंगी। दोस्तों वो है, पहला नाम है जो 1505 ईस्वी में आया था, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय, प्रथम वाइसराय।
प्रथम वाइसराय आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसने बहुत ही मुख्य काम किया था दोस्तों। ये प्रथम पुर्तगाली वाइसराय था। इन्होंने मुख्य काम ये किया था, ये चाहता था कि मतलब हमने ये जगह खोजी है व्यापार करने के लिए, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर यहाँ पर व्यापार ना करे। तो दोस्तों इसके लिए इसने क्या करा कि जो भी इन्होंने समुद्री मार्ग खोजा था ये है ना दोस्तों, इस समुद्री मार्ग को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ये चाहते थे कि कोई दूसरा आकर यहाँ पर व्यापार नहीं कर सके, इसके लिए पहले से इन्होंने इस मार्ग को बंद कर दिया। इस मार्ग पर अपना दबदबा बना लिया, अपना अधिकार कर लिया, है ना दोस्तों। ये प्रॉपर्टी तो इंडिया की है, बाजार तो इंडिया का है, लेकिन ये क्या है कि अपने पिताजी की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं इंडिया को, है ना, दूसरे को आने नहीं दे रहे हैं व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक शांत जल की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? शांत जल की नीति बोलते हैं इसको, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी नीति का निर्माण किसने किया, या यह नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने, है ना दोस्तों। अब ये कब आया था? ये 1505 में आया था दोस्तों। फिर क्या होता है कि इसने क्या करा, एक और व्यक्ति आता है दूसरा, वो आता है 1509 में। ये 1509 ईस्वी में आया था अल्बुकर्क। कौन आया था? अल्बुकर्क। दोस्तों इसने भी बहुत ही मुख्य काम किया। इसने क्या किया कि यहाँ से जो एक आदिल शाह थे, ये वो समय है दोस्तों, ये वो टाइम है कि जब दिल्ली के अंदर कोई भी ताकतवर राजा नहीं बैठा हुआ था। ये वो समय है, ये वो टाइम है कि दिल्ली सल्तनत जब पतन की ओर थी, जब दिल्ली सल्तनत पतन की ओर जा रही थी, तो यहाँ पर कोई ताकतवर राजा था नहीं। तो यहाँ पर से एक आदिल शाह था, आदिल शाह से इन्होंने क्या करा कि गोवा को छीन लिया। क्या किया? गोवा को छीन लिया, है ना दोस्तों। ये मुख्य काम किया किसने? इसने। अब ये कर्क ऐसे लिख दिया, अल्बुकर्क, है ना। तो ये गोवा को छीन लिया। अब इसने मुख्य काम क्या किया है, वो ये काम किया है कि इसने हमारे देश में, इंडिया में आकर सती प्रथा को बैन कर दिया। अब दोस्तों हम ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में सती प्रथा को बैन कर दिया तो इंडिया के लोगों के फायदे के लिए किया होगा। ऐसा नहीं, ये हमारा मानना गलत है और बिल्कुल ही रॉन्ग है, हम गलत फहमी में हैं। इन्होंने जो सती प्रथा को बैन किया था इंडिया में, ये अपने फायदे के लिए किया था, अपने खुद के फायदे के लिए अल्बुकर्क ने ये किया था। क्योंकि दोस्तों ये चाहते थे कि हमारा पूरा राज हो जाए, ये पूरा प्रशासन हो जाए और इस इलाके में हमारे अलावा कोई भी ना हो। इसके लिए चाह रहे थे कि हमारी जनसंख्या बढ़ाएं। तो जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों? जनसंख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जब ओल्ड टाइम में या पुराने ज़माने में क्या होता था कि सती प्रथा थी, जिन महिलाओं के पति मर जाते थे, हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, तो उनको क्या सती कर दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका एरिया था गोवा, कोचीन वगैरह, इनने क्या करा, अल्बुकर्क ने, कि सती प्रथा पर बैन कर दिया और फिर इनका विवाह करने के लिए इनको प्रेरित किया। अब दोस्तों सती प्रथा थी तो विधवाओं से विवाह कौन करेगा? तो विधवाओं से विवाह कौन करेगा? ये यूरोपीय लोग। इन्होंने क्या किया, विधवाओं से विवाह किया। उनसे विवाह करने के बाद में जो भी संतान पैदा होती है, या विवाह करने से क्या होता है, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, है ना दोस्तों। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये आगे अपने अधिकार की मांग कर सकेंगे, अपनी टेरिटरी बढ़ा लेंगे, अपना दबदबा बना लेंगे, है ना दोस्तों। तो ये अल्बुकर्क ने क्या किया था, दूसरा मुख्य काम, कि विधवा होने पर जो सती प्रथा थी उस पर क्या किया, इनने बैन लगा दिया। अब तीसरा और मुख्य व्यक्ति आया था दोस्तों, वो आया था 1529 ईस्वी में, है दोस्तों, 1529 में आया था, और इसका नाम है नूना डी कुन्हा। दोस्तों इसने भी मुख्य काम किया था। अब अल्बुकर्क ने क्या किया
कि आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, लेकिन उसको राजधानी नहीं बनाया, केवल अपनी प्रॉपर्टी में इसको ले लिया। लेकिन नूना डी कुना 1529 में आया और इसने क्या किया, 1530 में क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। ये काम किसने किया, नूना डी कुना ने, है ना दोस्तों। फिर इसने क्या किया कि 1535 में यहाँ पर दीव, ये दीव और दमन, ये दो हिस्से हैं दोस्तों, ये गुजरात में आते हैं, वर्तमान में गुजरात में आते हैं। ये इन दोनों हिस्सों पर भी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। सॉरी ये 15 है ना, सॉरी 1529 में आया। कब आया ये नूना डी कुना, 1529 में आया और 1530 में गोवा पर अधिकार तो था ही सही ऑलरेडी, इसने क्या किया, उसको राजधानी बना लिया। फिर क्या किया, दमन पर 1535 में अपना अधिकार कर लिया, मतलब 1535 ईस्वी में दीव पर अपना अधिकार कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और फिर अपने सेनाओं के बल पर, है ना दोस्तों, अपनी सेनाओं के बल पर 24 साल के बाद ने 1554 में भी यहाँ पर दमन पर भी अपना अधिकार कर लिया, है ना दोस्तों। इस प्रकार से इनका दबदबा क्या है कि धीरे धीरे करते 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 इस एरिया पर इनका पूरी तरीके से अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि इनको लगा कि भारतीय जो शासक हैं वो अंदर से खोखले हैं, इनको आपस में लड़ा करके इनसे व्यापार तो किया जा सकता है, लेकिन व्यापार करने में उतना प्रॉफिट हमको नहीं मिलेगा जितना कि यहाँ से प्रशासन करने में मिलेगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो छोटे छोटे इलाके थे, यहाँ पर इलाकों में इन्होंने प्रशासन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि बीच में और भी कंपनियां इसके साथ में कॉम्पीट करने के लिए आ जाती है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।